नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कामेश्वरी है। मैं आपके सामने मेरी स्वरचित कहानी लेकर आ रही हूँ जिसका शीर्षक है NRI दामाद। NRI दामाद। सरिता अपनी स्कूटी अपने बुआ के घर के सामने रोकती है। उस पर से उतरकर स्कूटी को ताला लगाकर चाबी हाथ में लेकर घुमाते हुए गेट खोलकर अंदर आ जाती है और कहने लगती, वाह सुनंदा बुआ, आपके हाथों में तो जादू है, क्या बना रही हैं? उसकी खुशबू गेट तक आ रही है। कहते हुए बैठक में कदम रखकर ठिठक जाती है, क्योंकि वहाँ बुआ की सास, ननंद और फूफा जी बैठकर गप्पे मार रहे थे। जल्दी से उन सब के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए फूफा जी से कहती है, अरे वाह, आज आप इस समय घर पर हैं? और वह अंदर चली जाती है। बुआ सुनंदा रसोई में कुछ पकवान बना रही थी, शायद वह जाकर उनके गले लग जाती है। बुआ जोर से कहते, अरे रुक रुक, तेल है, जरा दूर हट। बुआ आज कुछ है क्या? आपकी ननंद और सासू माँ भी आई हुई हैं, कौन आने वाला है? बुआ ने कहा, सरिता इस वक्त तुम यहाँ आई हो, कॉलेज नहीं गई क्या? है ना बुआ, देखो ना, आपकी लाडली कविता कॉलेज नहीं आई थी तो मेरा मन भी नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों का हालचाल भी पूछते हुए चलूँ और आपसे मिल लेती हूँ। कहाँ है महारानी, कॉलेज क्यों नहीं आई है? अब भी उसकी खबर लेती हूँ। सुनंदा ने कहा कि सरिता, मैंने ही उसे आज कॉलेज जाने के लिए मना किया है, क्योंकि उसे देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं। उसकी बुआ ही यह रिश्ता लेकर आई है, लड़का अमेरिका में रहता है। अरे वाह, तो मेरी सहेली अमेरिका चली जाएगी? उसने मुझे बताया भी नहीं है, उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। बुआ ने कहा, वह तुम्हें कैसे बताती सरिता, हमें भी तो आज सुबह ही पता चला है कि वे लोग आ रहे हैं। असल में वह लड़का जिसका नाम रोहित है, अमेरिका से शादी करने के लिए आ रहा है। उसके पास भी 2 हफ्तों का ही समय है। लड़की पसंद आते ही वह शादी करके पत्नी को लेकर वापस चला जाएगा। इसीलिए आज एक ही दिन में वह उन लड़कियों को देख लेगा जिनकी लिस्ट पहले से ही उन्होंने बना लिया है। उनमें अपनी कविता का नाम भी है। सरिता, मैं बहुत खुश हूँ। जो लड़की उसे पसंद आएगी उनके माता पिता को शाम को ही बता दिया जाएगा और एक ही हफ्ते में उससे शादी करके वह चला जाएगा। सरिता मुंह खोलकर बुआ को देख रही थी और आगे भी बुआ बोलती जा रही थी, उन लोगों ने हमें भी सिर्फ 20 मिनट का समय दिया है। 20 मिनट ही क्यों बुआ? अरे पगली, लड़के वाले सुबह से सबके घर लड़कियों को देखने जाएंगे, सबके घर ज़्यादा समय बैठ नहीं सकते हैं ना, इसलिए पहले से ही सबको बता दिया गया है कि किसके घर में कितने समय तक रुकेंगे। उन्होंने हमारे यहाँ शाम के स्नैक्स का समय आने का निश्चय किया है। अब जब वे लोग आएंगे तो खाली चाय तो नहीं ऑफ़र कर सकते हैं ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नमकीन बना लेती हूँ। सरिता ने कहा, मुझे समझ में नहीं आया बुआ, आप क्या कह रही हैं? सुनंदा ने कहा, देख सरिता, वे लोग सुबह से ही अपने घर से निकलेंगे ना, तो किसी के यहाँ नाश्ता, किसी के यहाँ लंच, ऐसा करते हुए वे हमारे घर शाम को पहुँचेंगे और शाम की चाय हमारे घर में पिएंगे। अब समझ गई ना? वैसे भी मैंने कविता की शादी के लिए सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। मैंने और तेरे फूफा जी ने सोचा था कि जैसे ही उसको मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी, हम उसके लिए रिश्ता देखना शुरू करेंगे। परंतु देखो ना उसकी किस्मत कि उसकी बुआ की वजह से अमेरिका का रिश्ता आया है। मालूम, मुझे जब से पता चला कविता को देखने के लिए वे लोग आ रहे हैं, मैंने ईश्वर से मिन्नतें मांगने शुरू कर दी है। तू भी ईश्वर से प्रार्थना कर कि कविता उन्हें पसंद आ जाए। हाँ, तो चल तू भाग यहाँ से, मैं तो तुझसे बातें करने में लग गई, देरी हो जाएगी, मुझे थोड़ी सी और तैयारी करनी है। हाँ, तू जा कविता के कमरे में और यह भी देख लेना कि कविता तैयार हुई है कि नहीं। उसकी तैयारी होने में थोड़ी सी तो मदद भी कर दे। सरिता ने कहा, ठीक है बुआ, मैं देख लेती हूँ। वैसे भी आप चिंता मत करो, हमारी कविता उन्हें ज़रूर पसंद आएगी, वो है ही इतनी प्यारी। सुनंदा ने कहा, तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, बस ये रिश्ता हो जाएगा ना तो मैं तेरे लिए भी एक NRI लड़का ही ढूंढ लाऊंगी। सरिता हंसते हुए कविता के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ जाकर उसने देखा कविता बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। मैंने कहा, वाह मेरी चमक चलो, तू तो छुपा रुस्तम निकली। कविता ने कहा, मुझे भी कहाँ मालूम था, देखना सुबह ही माँ ने मुझे बताया था। सरिता ने कहा, कविता तू खुश है ना? कविता ने कहा कि देख सरिता, वे लोग बहुत सारी लड़कियों को देख रहे हैं, उनमें से मैं ही पसंद आऊँ ऐसा नहीं है ना। मैंने माँ से कहा भी था कि मुझे ऐसे रिश्ते देखना नहीं पसंद है कि शायद मैं पसंद आ जाऊँ। माँ की जिद के कारण मुझे
हाँ कहना पड़ा। वैसे भी अमेरिका जाना किसे पसंद नहीं आता है, बोल। तो कविता ने कहा, अभी हम बातें कर ही रहे थे कि बुआ भागते हुए कमरे में आई और उसने कहा कि बच्चे वो लोग आ गए हैं। कविता की तरफ मुड़कर देखा, कविता बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी बलैया लेते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं बुलाऊंगी तब आ जाना, और सरिता की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा कि तुम बाहर मत आना, समझ गई ना। सरिता ने हंसते हुए सर हिलाया, नहीं आऊंगी बुआ। बैठक से लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर कमरे में दोनों ही थे पर खामोश थे, अपने अपने विचारों में खोए हुए। तभी सुनंदा बुआ की ननंद आई। उन्होंने कविता को ले जाने के लिए मैं भी उठकर खड़ी हो गई। कविता के जाने के बाद मैं कमरे में अकेली रह गई थी और सोच रही थी कि अमेरिका जाने के मोह में लड़के के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं ली कि इन्होंने आजकल कई हादसे सुनने के लिए मिलते हैं कि वे लोग बच्चियों को शादियां करके लेकर जाते हैं और वहाँ उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। कहीं कहीं तो वहाँ पहले से ही शादी कर लेते हैं और माता पिता का दिल ना दुखे इसीलिए यहाँ फिर से शादी करके लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। फिर सरिता को लगा कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, कविता की बुआ ने तो अच्छे से जांच परख लिया ही होगा, मैं ही बेकार की बातें सोच रही हूँ। सरिता ने देखा कि कविता और रोहित छत पर जा रहे हैं। शायद बड़ों ने उन्हें अकेले में बातचीत करने के लिए कहा था। सरिता बैठक में से आने वाली बातों को सुनने के बाद समझ गई थी कि कविता उन्हें पसंद आ गई है। तभी बुआ ने आकर बताया कि सरिता रोहित को भा गई है, बस 2-3 दिन में मुहूर्त निकलवा लेते हैं, चल तू भी आ जा, सबसे परिचय करा देती हूँ। अनबने मन से सरिता बुआ के पीछे आती है। उसे इतनी जल्दी लड़का पसंद करना, वह भी अमेरिका का, कुछ हजम नहीं हुआ। खैर बड़े लोगों ने तय किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। बुआ ने जब पापा को बताया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि सुनंदा इतनी जल्दी क्यों है बिटिया की शादी कराने की, थोड़ा देख परख लेते हैं ना, अमेरिका जाना जरूरी है ऐसा तो नहीं है ना। सुनंदा ने कहा, भैया मेरी ननंद यह रिश्ता लाई है, हम सब उनसे मिले थे, बहुत ही भले लोग हैं। जब सुनंदा ने सोच लिया है तो वह किसी की बात नहीं सुनती है और उसे तो अमेरिका से दामाद चाहिए था, इसीलिए चुप रहना ही बेहतर है। यह सोचकर सुनंदा के भाई भी चुप हो गए। एक दिन कविता ने कॉलेज में सरिता को बताया था कि उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले महीने 15 तारीख को है। शॉपिंग के लिए तैयार रहना। मैं भी खुश हो गई थी। हम दोनों ने प्लान बनाया था कि कहाँ से शुरू करेंगे। बुआ ने कार्ड छपने को दे दिया था, हॉल बुक कर लिया क्योंकि बाद में नहीं मिलते हैं। हम सब मिलकर शादी की तैयारियों में जुट गए थे। एक दिन हम शॉपिंग कर रहे थे कि रोहित का फ़ोन कविता के लिए आया कि मुझे ऑफिस में बुला रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो मैं जाकर शादी के लिए छुट्टी लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम शॉपिंग में व्यस्त होगी। आज रात को ही मेरी फ़्लाइट है, मैं आने के बाद ही तुमसे मिल सकता हूँ। हम दोनों ही सोच रहे थे कि रोहित तो छुट्टी लेकर आया था, फिर ये अचानक। खैर मल्टीनेशनल कंपनियों का कोई भरोसा नहीं होता है। कविता ने बाजार से वापस आकर बुआ को भी बता दिया था तो बुआ ने कहा, हाँ उनके माता पिता ने हमें भी फ़ोन किया था करके। कविता की शादी की तैयारी हो गई थी। उनके माता पिता ने सब लोगों को निमंत्रण पत्र भी बांट दिया था और उस दिन उन्होंने बहुत काम किया था, थक गए थे, सो रहे थे। तो रात के 12 बजे हॉल में फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो समधी जी का फ़ोन था। इतनी रात को क्या बात हो सकती है सोचते हुए फूफा जी ने फ़ोन उठाया तो रोहित के माता पिता का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि हम सब आपसे मिलना चाहते हैं, आप आ सकते हैं या हम दोनों ही आ जाएं। बुआ ने फूफा जी से कहा, चलिए हम ही लोग चलते हैं। सोते हुए ड्राइवर को उठाया और कविता को बिना बताए दोनों समधियों के घर पहुंचे। रास्ते में दोनों ने आपस में बातें नहीं की क्योंकि दोनों का मन किसी अनहोनी की शंका से डर रहा था। जैसे ही उनके घर के सामने कार रुकी उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वे हमारी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने हमें अंदर ले जाकर बिठाया, पानी के लिए पूछा। हमें तो यह जानना था कि आखिर आधी रात को हमें क्यों बुलाया है। समझियों ने हमारे हाथ पकड़ लिया और कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए। हम चकित हो रहे थे कि बात क्या है, किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। सुनंदा ने कहा, देखिए ना बहन जी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप खुलकर बताइए ना, पहेलियाँ मत पूछाइए। उन्होंने बात बताई। सुनकर सुनंदा के तो होश उड़ गए। उसने अपने पति को ज़ोर से पकड़ लिया कि कहीं गिर ना जाऊं। सुनंदा के पति राकेश जी के मुंह से भी बात नहीं निकली। अपने आप को संभाल कर उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? आपका रोहित ऑलरेडी शादीशुदा है
और आपको मालूम भी नहीं है? ऐसा कैसा हो सकता है समधी जी, आप तो उनके माता पिता हैं। समधी ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था, मैंने पूछा कब आ रहे हो, यहाँ की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। उसने कहा कि आप दोनों के डर से मैंने नहीं बताया है कि मेरी शादी 1 साल पहले हो गई है। वह लड़की दूसरी जाति की है जिसे आप दोनों कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा शादी के बाद बता दूंगा। मैं इंडिया आया था आप लोगों को ये बताने के लिए, पर आप दोनों मेरी बात कब सुनते हो और लड़कियों की लिस्ट बनाकर मुझे उन्हें दिखाने के लिए लेकर चले गए। कविता के लिए भी मैंने मना किया था, पर आप दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए ऑफिस का बहाना करके मैं यहाँ वापस आ गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं 2 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता हूँ। सुनंदा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे क्योंकि पूरी तैयारी हो गई थी, निमंत्रण पत्र बट गए थे। अब उससे क्या कहेंगे, बेटी को कैसे संभालेंगे? उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। बिना कुछ कहे, उनकी माफ़ी पर ध्यान ना देते हुए सुनंदा और राकेश उनके घर के बाहर आकर ड्राइवर से गाड़ी निकाली, उसे घर के सामने वाले पार्क के पास रुकने को कहा। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और ड्राइवर को घर भेज दिया। वे पार्क में एक बेंच पर बैठे थे। सुनंदा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राकेश भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सके थे। उनकी एक अकेली संतान थी, उसके लिए कितने ही अरमान को सजाए थे, एनआरआई दामाद की कल्पना की थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सारे सपने एक ही झटके में टूटकर बिखर गए। सुबह के 4 बज गए थे। दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया और पैदल घर पहुंच गए। कविता सुबह उठी और चहकते हुए दोनों को गुड मॉर्निंग कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए हंसने की कोशिश कर रहे थे, परंतु आंखों से आंसू बहने लगे। कविता डर गई और उसने माँ से पूछा, बात क्या है, बोलिए ना, आप दोनों क्यों रो रहे हो? मेरी शादी के लिए अभी तो समय है। राकेश ने कविता को अपने पास बिठाया और अच्छे से पूरी बात समझाई। कविता पहले तो रो पड़ी, फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। सुनंदा डर रही थी कि कविता को कैसे संभालेंगे, पर उसने माता पिता को संभाल लिया था। सरिता और उसके माता पिता भी बात सुनकर पहुंच गए। सब ने यही कहा कि अच्छा है कि शादी के पहले ही रोहित ने सब बता दिया, वरना हम क्या कर सकते थे। राकेश ने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को शादी कैंसिल होने की बात बताई। राकेश भी अस्पताल पहुंच गए और कविता भी कॉलेज चली गई। सरिता कविता को एक पल भी नहीं छोड़ रही थी। राकेश के जिगरी दोस्त अजय ने लंच के समय कहा, राकेश जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, इसलिए फ़िक्र मत करना। राकेश ने कहा, वह तो ठीक है यार, अभी सारे बुकिंग को कैंसिल करना पड़ेगा, कितना कुछ किया था। अजय ने कहा, राकेश मेरी एक बात सुन, मेरी बात मानकर एक बार कविता से पूछ ले, अगर तुझे और उसे कोई ऐतराज़ नहीं है तो मैं कविता को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे बेटे पीयूष को तुम जानते हो ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अगले महीने अमेरिका जा रहा है। ऑफिस वाले उसे 1 साल के लिए भेज रहे हैं। इसी महीने इसी मुहूर्त पर इनकी शादी करा देते हैं। राकेश ने ना हाँ कहा और ना ही ना कहा, सिर्फ सुन रहे थे। फिर अजय से कहा कि मैं घर जाकर बात करके कल बताऊंगा। घर पहुंचकर अजय के बेटे की बात उन्होंने सुनंदा को बताई। सुनंदा खुश हो गई थी क्योंकि एनआरआई दामाद मिल रहा है। कविता ने कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए, क्योंकि उसे मालूम था कि माता पिता इस हादसे से बहुत ही उदास है और वह उन्हें खुश देखना चाहती थी। दूसरे दिन अजय अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राकेश के घर पहुंच गया। कविता और अजय दोनों ने एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसलिए दोनों को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। और फिर क्या, दोनों घरों में खुशियाँ की शहनाइयाँ बजने लगी। पहले से निकाले गए मुहूर्त पर ही दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। 1 महीने बाद कविता पीयूष के साथ अमेरिका चले गई। सुनंदा खुश हो गई कि वह एनआरआई दामाद की सास बन गई है। दोस्तों, कहानी का अंत सुखद है, इसीलिए अच्छा लगा, पर अगर सुखद नहीं होता था तो माता पिता और बच्ची का क्या हाल होता, सोचिए। इसीलिए हम सबके लिए सबक है कि अपने जिगर के टुकड़े को जब किसी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं, एक बार जांच पड़ताल कर लीजिएगा, और स्पेशली जब आप दूर देश में अपनी बिटिया को भेजना चाहते हैं। ऐसे हादसे हमें बहुत कुछ सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।